नमस्कार, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि शायद एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बीच में किसी नाम के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विपिन सर के बारे में, जो आज के समय में बहुत सारे गरीब ऐसे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जिनके पास सोर्स नहीं पहुंच पाता है, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। और आज हम इसी प्रेरणा स्रोत की जीवनी के बारे में बात करेंगे कि विपिन, एक गांव के विपिन कुमार से विपिन सर बनने की जो कहानी है उसके बारे में सर बात करें। थैंक यू प्रीत मनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलकर। और जैसे आपने पूछा कि मैं भी एक गांव का विपिन कुमार था। गांव में एक्चुअली मैं रहने वाला वैसे गोरखपुर का हूँ, उत्तर प्रदेश से। और बेसिकली मैं बता दूं आपको, मैंने पढ़ाई अपने लोकल में इंटर कॉलेज कंप्लीट की पिटाई से, और देन मैंने एनडीयूएटी कुमारगंज फैजाबाद से बीएससी एग्रीकल्चर किया। मास्टर और पीएचडी जो है हमने यहाँ से किया। लेकिन ये सफर मतलब जितना शार्ट बताया गया उतना शार्ट है नहीं। इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत से हार्डशिप रहे हैं। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट की ही तरह था और आज साइंटिस्ट हूँ यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में WTC में कार्यरत हूँ। तो जैसे मेरी बेसिक एजुकेशन कह सकते हो एक जनरल जैसे जो स्टूडेंट होते हैं वैसे ही मैं भी था। लेकिन एक थी लाइफ में क्यूरियोसिटी थी, किसी चीज़ को देखता था तो उसको अपनी तरह से क्यूरियस था जानने के लिए उसको कैसे अपने लेवल पे अच्छा किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर मन में आता था कि ये चीज़ है। तो इसी वजह से मेरे इवन गांव में भी लोग, जब मैं छोटा था तो बहुत चीज़ें ऐसी हरकतें करता था, तो लोग मुझे वैज्ञानिक आज से नहीं हूँ, मैं मेरे नाम का वैज्ञानिक मैं गांव से हूँ। अच्छा, बचपन से लोग मुझे याद है, मैं 7वीं 8वीं में रहूंगा तब से लोग मुझे वैज्ञानिक बोलते हैं, क्योंकि मेरी उस तरह की क्यूरियोसिटी रहती थी। चाहे न्यूज़पेपर में बारे में जानना कि क्यों होता है। एग्जैक्टली, न्यूज़पेपर में जब साइंस वाला पोर्शन रहता था, विज्ञान वाला, उसमें जब मैं गैलीलियो की पहली बार मुझे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मिला जब गैलीलियो की कहानी छपी हुई थी। तो गुड बाय गैलीलियो एक था, वो कहानी में पढ़ रहा था। तो काफी हमारे जो उस टाइम पे जो पास वाले लड़के गांव के थे वो देखे, तो जब कहानी में बताता था तो वो लोग बोले यार ये तो साइंटिस्ट ही है। तो फिर इसी तरह से किस्मत ने साथ दिया, पढ़ाई में थोड़ी अच्छा करता गया, फिर नरेंद्र हो गया। और वहां पर एक उस टाइम पे माहौल हुआ करता था यही कि JRF निकालना है, अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो JRF निकालना है। क्योंकि हम जैसे जो भी एवरेज फैमिली से आते हैं, जो लोग इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, उनके लिए लंबी पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस केस में मैं हमेशा कहता हूँ कि उन लड़कों के लिए JRF एक वरदान है। और शायद JRF मैंने निकाला, उसी वजह से मैं पढ़ाई कर पाया। लेकिन उस JRF को निकालने के लिए उस टाइम पे आज जो मैंने डिजिटली इतना कर दिया, उस टाइम पे ABCD पता करने के लिए ना आपको बहुत टफ, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं और कोई सफल कैंडिडेट आपके आसपास दिखता नहीं था, और जो भी मिलता था वो आपको डिस्करेज करता था। तुम कैसे कर सकते हो। फिर फाइनली हमने बहुत हार्ड वर्क की, उसके बाद भगवान का कृपा रहा, हम IRI आए और IRI में फिर MSc और PhD करने के बाद पढ़ाई की जर्नी तो आपको पता है। IRI में हर आदमी यहाँ पर एक रेस में लगा रहता है, यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है IRI का। हर लड़के के अंदर एक गोल सेट है और वो उस गोल के रेस पे, उस रोड पे भाग रहा है। तो हम वैज्ञानिक बने और आज से यहाँ पर। सर, नरेंद्र देव में कोई ऐसा स्ट्रगल हो जो आपको अपने लाइफ में पूरी टाइम कभी नहीं भूल पाए, कोई ऐसा स्ट्रगल है नरेंद्र देव? देखो, नरेंद्र देव का जो सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था, हम एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और शायद हमने बताया भी होगा कि मैं हिंदी मीडियम का होने से कितनी दिक्कतें हमारे पास आई थी। तो मैं बोलता हूँ उन सभी जो एवरेज स्टूडेंट है और बिलो एवरेज स्टूडेंट है, मैं उन सबके लिए ये बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। आपका मजाक बनाया जा सकता है, लेकिन वो मजाक बनता नहीं है अगर आप उसको एज ए फुट स्टेप लेते हैं तो वो लंबी जंप देता है। तो जैसे मैं भी था, तो एक हिंदी मीडियम का होने की वजह से क्या होता थी, बहुत सी चीज समझ नहीं आती थी। तो उस टाइम पर हमें वो फेज जो बहुत स्ट्रगलिंग फेज। कोई ऐसा व्यक्ति मतलब इस तरह का कि तुम गांव से हो? बहुत से लोग हैं, लेकिन हमें नहीं लगता नाम लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब चीजें कहने को मिलेंगी। आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोगों के साथ भी होता होगा, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग डिस्करेज मत होना इन सब चीजों से। वो चीजें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद करती हैं अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हो तो। और आज जो भी हूँ और जो भी लोग, जैसे कहा पितुनी ने कि बहुत से एग्रीकल्चर के लड़के हमें जानते हैं, आज उन्हीं सब चीजों कहते हैं ना कि जिस कोयले को जितना जलाओगे वो उतना टाइट होता है, जो ईंट जितनी अच्छी से पकती है वही मजबूत होती है।
तो शायद यही एक फैक्टर रहा कि मैं आज जो ABCD की कहानियां थी मैंने सब आज डिजिटली 705 वीडियो करीबन हमने बनाए हैं हमारे चैनल पे। तो वो ABCD क्या क्यों कैसे कब करें सर क्या करें सब कहानियां हमने अपनी वीडियो में बना दी। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हो कि वो जो बेनिफिशियल स्ट्रगल था ना उसी का एक रीजन था कि मैं एक अच्छी जॉब में होने के बावजूद भी मैं उस सेक्टर के विपिन कुमार या हम विपिन कुमार जैसे लोगों को देखता हूं मैं। सर और कोई ऐसे व्यक्ति जो आप मतलब जिनकी कुछ लाइनें हो या फिर पंक्ति हो, कोई दोस्त ऐसे हो जिन्होंने आपको कुछ कहा हो या फिर कोई अभिभावक हो उनकी कुछ लाइनें जो आपकी लाइफ में आपको हमेशा मोटिवेट किया होगा कि यार अभी तो गिव अप नहीं करना है, अभी करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, ऐसी जैसे मैं बता दूं कि जैसे जब आप अच्छा करते हो तो आपसे लोग जो वहीं पर जो ग्रुप होता है चाहे आपका दोस्त सर्किल हो चाहे कोई भी हो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आप लोगों को अच्छा समझते हैं और आपका भविष्य जान जाते हैं। मेरे साथ बहुत से ऐसे दोस्त थे जो बहुत अच्छे थे और उसमें से एक रणधीर ठाकुर था मेरे बैच का सबसे बड़ा टॉपर था वही। वो कहता था इस बात को कि ये लंबी रेस मारेगा। वो बातें भी मुझे याद है जो अच्छा जो बोलता है। फिर ऐसे ही एक छाकू सिंह नाम का रखा था वो भी बोलता था ये तो साइंटिस्ट बड़ा लंबा जाएगा वो भी बोलते थे। इस तरह मेरे गाँव में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे मेरे मामा थे जूत मामा थे तो वो भी बड़ा एक उम्मीद हमसे रखते थे कहते थे कि ये लड़का इस तरह पढ़ता है इसको डिस्करेज मत होने देना ये बहुत आगे जाएगा। फिर मेरे एक पांडे अंकल ब्रांच मैनेजर में थे वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे। उन्होंने भी बोला कि इस लड़के का जो ब्रेन था वो बहुत ही अच्छा है और मेरे पेरेंट्स से बोला था कि इसको पढ़ाई की नहीं करनी। सर जब आप ऐसे बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिव भी थे हमारे टाइम में। सर जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान बहुत सारा ऐसा फेज आया होगा जब आप फाइनेंशियल वीकनेस या फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तो उस टाइम सर कभी ऐसा लगा कि यार अब छोड़ देना चाहिए मैं कहीं कुछ पकड़ लेते हैं इतना आगे तक के लिए नहीं, क्योंकि जनरली तौर पर होता है कि लोग सोचते हैं कि यार ग्रेजुएशन कर लिया तो 20,000 तक मिल जाएगा अब वहाँ पे छोड़ देना आगे के लिए जंप नहीं मारना है, ऐसा कभी मन में आया था? ये चीजें मैक्सिमम लोगों के मन में आती है लेकिन हमने सच बता दूं मेरे मन में हमेशा बड़ा करने का ही रहा। मैं जब यहाँ आया तो मेरे बहुत से ऐसे मोटिवेटिंग फेज आते थे कि यार ये भी ज्वाइन करना क्या। ऐसा फेज आया था जब मैं एयरस का इंटरव्यू दे रहा था देने वाला था। उससे पहले एक प्राइवेट कंपनी की बासफ कंपनी आई थी मैं 3rd ईयर में जा भी चुका था PhD का और उसका 12 लाख के करीबन पैकेज था उस टाइम पे, लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया। वो फेज था कि हमको 10 से 15 दिन तक में जवाब देना था कि उसको ज्वाइन करूंगा और नहीं करूंगा। तो बहुत टेंशन हो रहा था कि यार ये MNC कंपनी अच्छी कंपनी है इसमें ग्रोथ अच्छा होगा, लेकिन मेरे घर वालों का सबका मोटिवेशन था नहीं जो कर रहे हैं इन सब चीजों के चक्कर में और मैंने नहीं किया। और मैं ये भी बता दूं मैं अपनी लाइफ में केवल एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए नौसारी गया, उसके अलावा कहीं इंटरव्यू देने नहीं गया। मैंने PCS के अलावा और उसके बाद सिविल का या तो साइंटिस्ट का इन्हीं सब फॉर्मों को भरा। उससे नीचे मैंने अपने लाइफ में मैंने एक चीज खींच रखा था कि मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ। और सर कभी ऐसा भी लगा कोई ऐसी असफलताएं भी मिली होंगी जो लगा होगा असफलता जर्नी के दौरान? असफलताएं जैसे मुझे लगता है कि जब तुम हार्डवर्क करते हो ना तो असफलताएं जो दिमाग की होती है ना वो ओरिजिन नहीं होती। खुद पे ट्रस्ट था तभी तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बोल रहा हूँ ना। मैंने बोला लोग कहते थे अरे यार नहीं बैंक जॉब ज्वाइन कर लो या ये कर लो ऐसे से आता था, मैंने नहीं किया। अब सोच सकते हो कितनी बड़ी डिसीजन रहा करती नहीं होगी। और मेरी फैमिली जो थी वो बहुत प्रॉस्पेरस नहीं थी लेकिन रिस्क था, रिस्क के साथ अपने हार्डवर्क का एक कॉन्फिडेंस कि नहीं कर लूंगा। सर आप ये बताइए आपने YouTube क्यों खोला? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे पोस्ट पे जाते हैं बहुत ही अच्छे पोस्ट और वहाँ की सैलरी से वो खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो अब तो मेरी सरकारी लग गई। अब इसके बाद आपने YouTube क्यों खोला ये आप बताइए सर। YouTube मेरा आज से नहीं है, मैं सर्विस नहीं पाया था उससे पहले से आप चेक करना कभी जाना। पहले से मैं वीडियो का बहुत मैं टीचिंग का मेरी पैशन है, टीचिंग का शौक था। शुरू के वीडियो देखोगे तो दैट वो मोटिवेशनल नहीं थे, एकेडमिक के थे। और मैंने बोला ना कि ये डिजिटल फेस था और मैं सताया हुआ था एक चीजों का कि लोग मैंने देखा कि एग्रीकल्चर में लोग मटेरियल को
पर्टिकुलर कोने में रख के कुछ लोगों को खिलाते हैं, उन्हीं को बनाते हैं। ये मैंने कल्चर देखा। तो डिजिटल वर्ल्ड का एक जमाना था हमारे, उसी टाइम पर ये सब चीजें आ रही थी, इंटरनेट का स्टार्ट हुआ। और थोड़ा मैंने बोला ना, किसी चीज को जिसमें मेरा शौक होता है उसको खूब मैं चाहता हूँ, ठीक है, वो ही एक पैशन था। और मैंने ठान रखा कि यार कोई भी एक लड़का किसी भी इस इंडिया में होगा, उसको ये नहीं कहना कि सर इसके लिए मैं क्या पढ़ूं, इतना तो मैं कर दूंगा, चाहे वो नेताजी सुभाष से लेके कोई भी 705 वीडियो कम नहीं है, बहुत वीडियो होते हैं। जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार इतनी मेहनत कर दिया मैंने। और धीरे धीरे जब उसकी सफलताएं निकले, बहुत लड़के IRI में आने के बाद बोलते थे सर मैं इस कॉलेज से हूँ जहाँ पर कुछ भी नहीं था और आपकी वीडियो से मैं आया हूँ। ऐसे ऐसे जब मुझे अब मैसेज आने स्टार्ट हुए सबसे, मैंने कहा यार तो मैंने कुछ कमाल की चीज कर दिया। तो वो एक रहा बहुत बड़ा, मतलब मेरी ये नेचर है, मैं कह सकते हो इसके मजबूर हूँ, अपने सेल्फ को सेक्रीफाइस करके मैंने दूसरों को हेल्प करना एक मेरे अंदर शुरू से रहा है। तो मेरी नौकरी अच्छी होने के बावजूद भी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। आज भी लोग मैसेज करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों की रिप्लाई कर दूं। मैसेज बहुत आते हैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का कर देना। सर एक और मेरा ये सवाल था कि अब तो लगभग शायद आपका, मैंने कभी देखा था 50,000 प्लस 55,000 हो गया। आप टेस्ट सीरीज, मैं वीडियो में देखता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज फ्री में देते हैं, उसका आप पैसा भी ले सकते हैं। आप फ्री में क्यों देते हैं? क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं जिनके पास मैंने देखा कि अच्छी नौकरी है एग्रीकल्चर सेक्टर की, लेकिन वो लोग भी पैसा ले रहे हैं, पैसा में कोर्स। मेरा मानना है आप फ्री क्यों देते हैं? एजुकेशन मेरे लेवल पे मैं तो फ्री ही रखूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एजुकेशन जो क्वालिटी की एजुकेशन जो मेरे लायक हो सकती है, मैं उस लेवल पे हूँ कि फ्री दे सकता हूँ। और मैं एजुकेशन को फ्री ही मानना चाहता हूँ कि फ्री होना चाहिए, किसी को किसी इकोनॉमिक एक बैरियर नहीं होना चाहिए। बैरियर नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फाइनेंशियली एकदम एग्जैक्टली इन चीजों को नहीं। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसलिए बहुत सी वीडियो मैंने बनाए हैं कि कभी कोचिंग मत करना का या इन सब चीजों का, ये सब चीजों का ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये तो मेरा था, इसलिए मैं फ्री की जो भी है ये सब चीजें करता हूँ। सर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन लोग थे और उनका आपके यहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा? जैसे मैं आपसे बता दूं कि मैं अपने नानी और नाना के यहाँ पला बड़ा हूँ, और एक मेरे नानी और नाना का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा है हमारे लिए। और जो हमारी नानी और जो नाना का कहानी है, मैं जब शुरू में 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई करता था तो मेरा घर बहुत बाहर था, जहाँ पर बहुत सी भुतई गाँव में जैसे स्टोरियाँ हुआ करती है ना, वैसी स्टोरियाँ उस गाँव में हुआ करती थी। आप विश्वास नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे मेरी नानी पढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रात को हम लोग सोती थी, हम लोग साथ में सोते थे, तो वहीं वो मेरे साथ जगती थी। और हर चीज़ों में उसको लगता था कि नहीं ये लड़का पढ़ रहा है। जो मेरे नाना थे वो लोग साथ में रहते थे, और जिस तरह से जितनी उनकी समझ थी, किसी चीज़ का डिस्टर्बेंस ना करना और भी चीज़ें करना, वो बहुत तरह से एक तरह से हमारे लिए एक मोटिवेशन था। और मेरा एक डेडिकेशन था, इसलिए तो मैं गांव छोड़ के बाहर के एरिया में, सोचो जहाँ मड़ई होती है, भैंस होती थी हमारी, वहाँ पढ़ता था। आपके नाना जी क्या करते थे? पढ़े लिखे थे बहुत ज्यादा या फिर पढ़े नहीं थे? वो भी नॉर्मल थे, बस ऐसे ही पढ़ लेते थे, किताब तो पढ़ लिया करते थे, लेकिन वो वही भैंस पालना नहीं थे। मतलब वहाँ होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा को समझा कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मेन ये था पापा, मैं देखो अपनी, जब मैं तो मेरे मानना है कि कभी भी अपने परिवार के स्ट्रगल को समझो। कोई भी जो है, तुम अगर अपनी फैमिली की जब समस्या को समझते हो ना, तब जाके आपका जो रियल में एनर्जी अंदर से आता है ना, जब आप समझते हो कि हमारे पेरेंट्स या जो भी हैं ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप कभी भी लाइफ में मिस्टेक नहीं करोगे। और जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, आप उसको बड़ी अच्छी तरह से, जैसे मैं BSc करने गया तो मुझे पता था कि मेरा एडमिशन तो हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर आम जैसे लड़के, बहुत से लड़के ऐसे जो मजे करते हैं, ये करते हैं, अगर मैं इनको फॉलो किया तो शायद मैं बाइक पे घूमना, ये सारी चीजें। बाइक तो उस टाइम तो बहुत कम हुआ करती थी, तो वही है ना कि लेकिन फिर भी ये है कि अगर मैं सोचा कि अगर करूंगा कुछ भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो डिट्रैक्ट हो जाऊंगा, उसको कंट्रोल करना बड़ा टफ रहा। वही तो बताया, जिम्मेदारी को जब घर के समझोगे ना, घर की जिम्मेदारी की, तुम एक इंजन हो, अगर ये समझ गए अपनी लाइफ में, तुम अगर ये सोच रहे हो कि हम ही एक पथ प्रदर्शक हैं, टॉर्च बियरर हैं अपनी सोसाइटी के, अपने घर के, कभी भी ये अगर जिम्मेदारी है तो तुम कभी भी हटोगे। सर गांव की कुछ यादें
जो आज भी आप मिस करते हैं? गांव का तो बहुत सी, जब भी मैं जब जाता हूँ तो अगर मैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए देखते होंगे कि मैं गांव में जाता हूँ तो लगभग में मेरी जो भी मेमोरी वाली प्लेस है जहाँ पर मैंने खेला है, जिन स्कूल में पढ़ा है, वहाँ पर अभी भी मेरा जाना उतना ही रेगुलर है। अभी भी मैं बच्चों से जाके बहुत मिंगल होता हूँ और जो भी मेरे से बनता है गांव के लिए मैं करने की कोशिश करता हूँ। समझाना या कोई प्रॉब्लम है, मतलब उनको ना समझ में आए तो समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने लेवल पर जो भी रहती है चैलेंज अगर समझ में मेरे लेवल का है तो मैं कोशिश करता हूँ वो करूँ। सर मैंने बार बार देखा कि आप गांव जब जाते हैं तो आपके गांव के आसपास या फिर आपके गांव में कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे आप बार बार जाते हैं। क्यों वहाँ पे जाने का क्या कारण है? वहाँ पर जाने का कारण यह है कि मेरी जो शुरू में पढ़ाई वहीं से स्टार्ट की थी। वहीं पर मैं बचपन में छोटी गोल बड़ी गोल बोलते थे पहले, LKG और UKG बोलते हैं ना, तो मैंने वहीं से स्टार्ट की थी। फिलहाल मेरा वहाँ ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाई हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जो वो स्कूल है वहाँ पर आज भी मेरे जैसे और जो गांव के सबसे जो गरीब तबका के लोग हैं वही लड़के जाते हैं वहाँ पढ़ने। तो मेरा जाना उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन का स्रोत होता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि और मैंने देखा है, चेंजेस देखे हैं उन लड़कों के बिहेवियर में, चेंजेस देखे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि 100-200 होंगे तो 200 चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसमें से भी 10 भी चेंज होते हैं, कुछ सीखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली बता दूं, मैं जहाँ मेरा इंटर कॉलेज है, अभी कल एक लड़के का फोन आया कि सर मेरी ICR UG में 1400 रैंक थी और मैं जो बेंगलोर की यूनिवर्सिटी है GK वो उसको मिला है। मुझे बड़ी खुशी हुई और बोला सर आप आते हैं, तो जो हमको मोटिवेट किए थे हमने कोशिश किया तो वो एक बहुत खुशी मिलता होगा कि यार एक लड़का तो किया कम से कम। वो खुशी तो वही सब चीजों का क्या है कि मेरा कहने का मतलब है अगर आप लाइट हो तो अंधेरे में जाने की जरूर कोशिश करो, क्योंकि अंधेरे को ही आप लाइट की जरूरत है। उजाले में जाओगे तो आपसे भी बड़े अगर उजाले वाले हैं तो बड़ा टॉर्चर को आपका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना बड़ा लाइट है, वहाँ छोटे लाइट अगर आप हो तो वहाँ जाओगे तो आपकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जहाँ अंधकार है वहाँ एक दिया भी बहुत मैटर करता है। द सेम सिचुएशन इज। सर अब आप वीडियो बनाते हैं और आपसे बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, मेनली मैं भी जुड़ा हूँ, और आपका मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। मेरे कॉलेज में अभी सॉइल साइंस डे पे अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन देना था, तो आपका मैंने एक वीडियो देखा था उषा डिकम्पोजर। मैं जिस चीज़ को मैं फॉलो किया वो बता रहा हूँ, उषा डिकम्पोजर। और उसको मैंने देखा, वो टॉपिक भी शॉर्ट है और नया टॉपिक था, लोगों के लिए बेनिफिशियल भी था, और मैंने दिया उस चीज़ को। और वहाँ पे मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं मुझे भी आपसे बेनिफिट मिल रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं सर कि स्टूडेंट का कहीं पे कुछ निकला है JRF या फिर SRF, तो वो आपसे मिलने आते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया से आपसे जुड़ते हैं। बहुत से मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस, मैक्सिमम वीडियोस ऐसे हैं जो जिनके मैसेज जब आते हैं कि सर मैं क्वालिफाई कर लिया सर और आपका वीडियो बहुत बढ़िया रहता है, तो मैं यही बोलता हूँ अगर तुमने बेनिफिट ले लिए हैं तो तुमहारी बारी है, आगे तुम बना के दो। तो ये जो चैन चला, ये मेरे दोस्तों का, जो मैं अपने दोस्तों से स्टार्ट किया था, जो पहले था, धीरे धीरे ऐसे ही जो बेनिफिट लेते हैं, जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मैं उनका बना देता हूँ। यही है, कहते हैं ना गुड बाय गुड की एक जो चैन चल रही है। कुछ इस साल 2023 वाले स्टूडेंट, हाँ अभी कुछ लड़कों का भी बनेगा, कुछ लोगों का बना दिया हूँ, लेकिन वही मेरे साथ भी चैलेंजेस होते हैं अभी टाइम की बहुत। सर इस बार बहुत सारे लोग JRF देंगे, इंक्लूडिंग मैं भी दे रहा हूँ, तो आप कुछ लाइन कहना चाहेंगे जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हो जो हमारे बैचमेट हो या फिर हमारे सीनियर हो, उन लोगों के लिए सर बेनिफिशियल हो? कोई बातें या फिर कोई लाइन जो आप कहना चाहेंगे? देखो क्या है कि जो JRF है, इस चीज़ को मानना कि अगर लाइफ में JRF कर रहे हो तो JRF क्या है, मैंने बोला कि एक आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि लंबी जर्नी की आपको पढ़ाई करनी। तो मेरा ये मानना है कि ये सोच लेना कि ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ तो शायद मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन जाऊंगा। अगर ये दिमाग में तुमने बात को बना लिया है तो शायद वो लाइन तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करेगी और तुम अच्छा करने की कोशिश करोगे। जिम्मेदारी समझना। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज आपका प्रेजेंटेशन भी था पर भी आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका कोई बात नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैंने इस चीज़ को समझा। और आपके माध्यम से जो भी आप बहुत अच्छा लोगों को जाके जिस तरह से वीडियो बनाते हो, मोटिवेट करते हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा करो,
बहुत आगे तक जाओ स्पेशलिटी के साथ। थैंक यू।